नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसमें सिलेक्शन लिस्ट जारी हो गई है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है, नर्सेज के 103 पदों को आखिर क्यों होल्ड किया गया। जब वन टाइम सेटलमेंट के तहत ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें ऐसा क्यों किया गया, 103 पदों को क्यों होल्ड किया गया। और उससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या विज्ञप्ति जारी होने के बाद कोई नियमावली अगर बनती है तो क्या वो नियमावली उस विज्ञप्ति पर लागू होती है। कहने का मतलब, आज कोई नियमावली बन रही है तो क्या वो भूतकाल में लागू होगी। वो तो सिर्फ भविष्य के लिए बनेगी या वर्तमान के लिए बनेगी, लेकिन क्या वो भूतकाल की विज्ञप्तियों में लागू होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा ही कुछ चिकित्सा चयन बोर्ड ने नर्सेज के 1564 पदों पर जो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें ऐसा कुछ किया है और ये मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना भी है कि तुम कोर्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, ये खाली की बकवास है। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ के लिए हमको जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। हवा में कोई बात नहीं करनी है। कोई भी चीज़ है, कोई किसी भी टॉपिक पर अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर चैनल, प्रॉपर वे में जाना चाहिए, प्रॉपर चैनल जाना चाहिए। और क्योंकि हम सर्वे सर्वा नहीं हैं, हमें उस फील्ड के अधिकारियों से और वकीलों से सबसे राय लेनी चाहिए। तो ऐसा ही इस भर्ती प्रक्रिया में जब सिलेक्शन लिस्ट आई तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे भी डाउटफुल लगी और मैंने इन मुद्दों को उठाया, जो कुछ लोगों को जेन्युइन लगी और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बकवास चीज़ है और तुम कोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम इस रिजल्ट को देखें, ये रिजल्ट है, इसकी हार्ड कॉपी मैंने निकाली है। अगर इसके पेज नंबर 2 में हम चले जाएं, इसमें 5वां पॉइंट लिखा हुआ है, आप इस पॉइंट को ज़रूर पढ़िएगा। शासनादेश संख्या 11/XXX मतलब 30 रोमन में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 2/2022-30 ब्रैकेट में 2019 दिनांक 16 फरवरी 2022 के अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष ब्रैकेट में महिला पुरुष है, डिप्लोमा धारक ऑब्लिक डिग्री धारक की अलग अलग श्रेणी में उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे उप श्रेणी के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों को समान श्रेणी में प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। इनके कहने का मतलब है, पॉइंट नंबर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है, समायोजित किए गए पदों का विवरण। इनके कहने का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इन्होंने एक शासनादेश का हवाला दिया है जो 16 फरवरी 2022 में लागू हुआ था। उस शासनादेश का हवाला देते हुए इन्होंने कहा है कि इस विज्ञप्ति में जो क्षतिज आरक्षण में जो अनाथ बच्चों को जो आरक्षण दिया गया था, उसके कैंडिडेट ना मिलने के कारण इन पदों को हम उसी श्रेणी के सामान्य लोगों को दे देते हैं। और उसमें इन्होंने 16 फरवरी 2022 के एक शासनादेश का जिक्र किया। उस शासनादेश के अनुसार हम इन पदों को उसी श्रेणी के सामान्य लोगों को दे देते हैं। अब कैसे कैसे इन्होंने उन पदों को दिया है, हमको ये समझना होगा। नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक पद कोड 101 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों उपश्रेणी हेतु आरक्षित कुल 37 पद अब ब्रैकेट में लिए 8 पद अनुसूचित जाति को दिए गए हैं, 1 पद अनुसूचित जनजाति को दिया गया है, 5 पद अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए हैं, 4 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए गए हैं और 19 पद सामान्य वर्ग को दिए गए हैं। इतने पदों का इन्होंने समायोजन किया है महिला डिप्लोमा धारक के लिए, क्योंकि ये अनाथ बच्चों की सीटें थी और वो कैंडिडेट नहीं मिल पाए, तो इन्होंने शासनादेश जो कि 16 फरवरी 2022 को बना था, उस शासनादेश के अकॉर्डिंग इन्होंने ये आरक्षण इनको दे दिया। इसी तरीके से अगर बात करें नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक पद कोड 102 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों उपश्रेणी हेतु आरक्षित कुल 16 पदों का
16 पदों ब्रैकेट में 8 पद अनुसूचित जाति, 1 पद अनुसूचित जनजाति, 5 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 4 पद आर्थिक रूप से कमजोर और 19 पद अनारक्षित को नियमानुसार संबंधित श्रेणी में समायोजित किया जाता है। यह है महिला डिग्री धारकों के लिए। अब आ जाते हैं हम नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिप्लोमा धारक पद कोड 103 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों उपश्रेणी हेतु आरक्षित 8 पदों का विवरण, 2 पद अनुसूचित जाति, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 5 पद सामान्य वर्ग को समायोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिग्री धारक पद कोड 104 के अंतर्गत कुल 3 पदों का विवरण, 1 पद अनुसूचित जाति, 2 पद सामान्य उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों उपश्रेणी हेतु आरक्षित पदों को नियमानुसार संबंधित श्रेणी में समायोजित किया जाता है। तो साथियों, ये इन्होंने डिटेल दी है कि किस तरह से ये जो अनाथ बच्चों का आरक्षण था, क्षैतिज आरक्षण नहीं आता है, तो ये आरक्षण किस तरह से जब यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिले तो इन्होंने उसी कैटेगरी में सामान्य लोगों को दे दिया गया। अच्छी बात है, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये क्षैतिज आरक्षण है, इसका बैकलॉग नहीं बनता है, इसलिए ये दिया जाता है। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 7 में। आप चीज़ों को बहुत बारीकी से देखिएगा। अब पॉइंट नंबर 7 में ये कहा गया है अग्रणित किए गए पदों का विवरण, मतलब आगे को जो बैकलॉग बना दिया गया उन पदों का विवरण अब इन्होंने दिया है। शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल 2023 के अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी महिला/पुरुष डिप्लोमा धारक डिग्री धारक की अलग अलग श्रेणी में पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं दिव्यांगजन उप श्रेणी के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों को अग्रणित किया जाता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। अब ऊपर इन्होंने कहा पॉइंट नंबर 5 में कहा कि समायोजित किया जाता है, वहीं पर क्षैतिज आरक्षण ही था वो भी। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इन पदों को अग्रणित किया जाता है, ये भी क्षैतिज आरक्षण ही है। इन्होंने इसका डिटेल दिया है। नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक पद कोड 101, पूर्व सैनिक की 38 पोस्टें हैं, जिसमें 8 पोस्टें अनुसूचित जाति की है, 1 पोस्ट अनुसूचित जनजाति की है, 5 पोस्टें अन्य पिछड़ा वर्ग की है, 4 पोस्टें आर्थिक रूप से कमजोर की है और 20 पोस्टें सामान्य वर्ग की है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अगर बात करें 3 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 पोस्टें अनुसूचित जाति की है और 1 पोस्ट आर्थिक रूप से कमजोर की है। दिव्यांगजन की बात करें 22 पोस्टें हैं, जिसमें से 4 पोस्टें अनुसूचित जाति की है, 1 पोस्ट अनुसूचित जनजाति की है, 3 पोस्टें अन्य पिछड़ा वर्ग की है, 2 पोस्टें आर्थिक रूप से कमजोर की है और 12 पोस्टें सामान्य वर्ग की है। ये डिग्री धारक महिला अभ्यर्थियों की। अब अगर बात करें डिप्लोमा धारक अगर अब हम बात करें महिला डिग्री धारकों की, तो इसमें पूर्व सैनिक के 17 पद हैं, जिसमें से 5 पद अनुसूचित जाति के, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर, 9 पद सामान्य वर्ग। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के 3 पद हैं, जिसमें से 2 पद अनुसूचित जाति, 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर। दिव्यांगजन या विकलांग जिनको कहते हैं 11 पद हैं, जिसमें से 3 पद अनुसूचित जाति, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर और 5 पद सामान्य वर्ग। इसी तरीके से अगर हम बात करें नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिप्लोमा धारक पद कोड 103 की, तो इसमें टोटल 5 पद हैं, जो कि पूर्व सैनिकों के हैं, जिसमें से 2 अनुसूचित जाति के हैं, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का है, 1 आर्थिक रूप से कमजोर का है और 1 सामान्य वर्ग का है। बात करें नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिग्री धारक पद कोड 104 की, तो पूर्व सैनिक के 3 पद है, जिसमें से 1 अनुसूचित जाति और 2 सामान्य वर्ग के हैं और 1 विकलांग का है, जो कि अनुसूचित जाति का। तो साथियों, आपने देखा किस तरह से इसी भर्ती प्रक्रिया में एक तरफ क्षैतिज आरक्षण का लाभ सामान्य, उसी कैटेगरी में सामान्य लोगों को दिया जा रहा है पॉइंट नंबर 5 में, और इसी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण के ही कुछ पदों को होल्ड किया जा रहा है, बैकलॉग बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों। कुछ लोगों के साथ आप सौतेला जैसा व्यवहार कर रहे हैं और कुछ लोगों के साथ आप अपनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा क्यों। चिकित्सा चयन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसको निष्पक्षता से ये भर्ती करानी है और इसमें कहीं भी निष्पक्षता नहीं दिख रही है।
अगर इसमें निष्पक्ष भाव है तो क्षैतिज आरक्षण इस तरह से कैसे, ये बंदर बाट इसको कहेंगे कि आप कुछ पदों को बांट दे रहे हैं और कुछ पदों को रोक दे रहे हैं। क्षैतिज आरक्षण के कुछ कैंडिडेट, आपने ये कहा अनाथ बच्चों का जो आरक्षण है वो कैंडिडेट हमको नहीं मिले तो हमने वो आरक्षण जो है उसी कैटेगरी में सामान्य वर्ग को दे दिया। अच्छी बात है, दिया, बहुत अच्छी बात है, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का भला हुआ, होना भी चाहिए। लेकिन वहीं पर आप दूसरी तरफ एक बात और कह रहे हैं पॉइंट नंबर 7 में कि हम 84 पदों को रोक रहे हैं ना, 103 पदों को रोक रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिले। अरे नहीं मिले तो उनको भी तो आप उसी कैटेगरी में सामान्य वर्ग को दीजिए, नॉर्मल लोगों को। और सबसे बड़ी बात साथियों, कोई भी शासनादेश जब लागू होता है तो वो वर्तमान जब लागू होता है उसके बाद से वो आगे के लिए, भविष्य के लिए लागू होता है। उस समय जैसे आज अगर कोई नियमावली बनती है तो आज से आगे के भविष्य के लिए वो नियमावली लागू होगी, ना कि भूतकाल में लागू होगी। कोई भी चीज़ पास्ट में तो लागू नहीं होगी ना, कोई भी नियमावली है। इसी तरीके से अगर हम इस नियमावली की बात करें, हम पॉइंट नंबर 7 में फिर चले जाते हैं। इन्होंने जिस नियमावली का हवाला दिया है, 13 अप्रैल 2023 के अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष डिग्री धारक डिप्लोमा धारक की अलग अलग श्रेणी में पूर्व सैनिक को अग्रहित किया जाता। तो जिस नियमावली का हवाला दे रहे हैं वो नियमावली बनी है 13 अप्रैल 2023 को। हमारी विज्ञप्ति आई है 3 जनवरी 2023 को, संशोधित विज्ञप्ति आई है 11 जनवरी 2023 को। तो हमारी इस भर्ती प्रक्रिया में इनका ये जीओ जो शासनादेश है ये तो लागू ही नहीं हो सकता है। हाँ, पॉइंट नंबर 5 वाला जीओ हमारे उसमें लागू हो सकता है, क्योंकि वो कब बना है, वो बना है 2022 में, हमारी विज्ञप्ति आने से पहले। लेकिन हमारी विज्ञप्ति आने के बाद जो जीओ बन रहा है, जो नियमावली बन रही है, वो हमारी भर्ती प्रक्रिया में कहीं से कहीं तक लागू नहीं हो सकती है। तो साथियों, इन चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है। हवा में ये कह देना कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, तुम फालतू की चीज़ें कर रहे हो, तुम मेरे पास आते। भाई किसके पास आते? हम कोर्ट के पास जाएंगे, हम जहाँ से न्याय मिलेगा वहाँ जाएंगे। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम कोई अनपढ़ नहीं हैं, हम भी चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी मिस्टेक और भी है, जैसे हमने और हमारे साथियों ने एक मिस्टेक ये भी पकड़ी थी, अलग अलग डिग्री में भी, डिप्लोमा में भी लोगों ने अप्लाई किया था। एक ही कैंडिडेट ने डिग्री में भी, डिप्लोमा में भी, क्योंकि उन्होंने पहले जीएनएम किया था, उसके बाद पोस्ट बीएससी किया, तो उन्होंने दो जगह अप्लाई कर दिया, दो जगह उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया और दो जगह उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो ऐसे कैंडिडेट ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। और क्या चिकित्सा चयन बोर्ड बहुत जल्द एक वेटिंग लिस्ट निकालेगा? क्या चिकित्सा चयन बोर्ड अपनी गलतियाँ सुधारेगा? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है साथियों। जो मिस्टेक हो रही है ये आखिर क्यों हो रही है? हमारे भविष्य का सवाल है। हम चिकित्सा चयन बोर्ड की एक गलती हमारे पूरे भविष्य को खत्म कर सकती है। कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों का 103 लोग कम नहीं होते, 103 परिवारों का सिलेक्शन, 103 परिवारों 103 बच्चों का सिलेक्शन रोकना मतलब 103 परिवारों को सक्षम होने से रोक देना। 103 बच्चों का अगर सिलेक्शन होता है, 103 कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन होता तो उससे 103 परिवार अच्छे से चलते। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। एक पोस्ट भी अगर गड़बड़ होती है तो उससे एक पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। तो हमें देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि कहाँ क्या गलतियाँ हो रही है और उन गलतियों को हमें सुधारना होगा। और साथियों, इन चीज़ों को आप लोगों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये बहुत बारीक चीज़ें हैं। किसी के कहने पर आप मत आइए, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। गलतियों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन गलतियों को पकड़ेंगे नहीं, अगर हम इन गलतियों को उजागर नहीं करेंगे, लोगों के सामने नहीं लाएंगे, तो ये गलतियाँ ही बन के रह जाएगी और इन्हीं गलतियों की वजह से हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बहुत बारीकी से चीज़ों को देखना है। जब तक हम इन चीज़ों को बारीकी से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। और मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि हमें राय सबसे लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से जो एक्सपर्ट हैं। ऐसे लोगों से राय नहीं लेनी है जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों से राय लीजिए जिनको की जानकारी है। और एक बात मैं साथियों आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ, ये वर्षवार सिलेक्शन है, इसमें ईयर वाइज वर्षवार ही सिलेक्शन होगा। कहने का मतलब मैं 2016 का पास आउट हूँ,
मैं कितना बड़ा लीडर हूँ, मैं कितना बड़ा नेता हूँ, मैं कितने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी अप्रोच लगा लूँ, मेरा सिलेक्शन 2015 वालों से पहले नहीं हो सकता है। मेरा सिलेक्शन मेरे से ज़्यादा 2016 में मेरे से ज़्यादा परसेंटेज जिसकी है उससे पहले नहीं हो सकता है। मेरा सिलेक्शन जेन्युइन तरीके से 2016 में ही होगा, 2015 वालों के बाद, और मेरा सिलेक्शन जिनकी परसेंटेज 2016 में मेरे से ज़्यादा है उनके बाद ही होगा। ये भर्ती प्रक्रिया वर्षवार करने की मांग हमने इसलिए की थी क्योंकि ये बहुत ही सही तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी भर्ती प्रक्रिया को बहुत ईमानदारी से कराने का। इसमें अगर कोई कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा सिलेक्शन पहले करवा दूंगा, तो ये खाली की बेतुकी बातें हैं। इस तरह से नहीं होता है। जो हमसे ज़्यादा परसेंटेज, अगर हमारे ही साथ अगर किसी ने ये कोर्स किया है, अगर उसकी परसेंटेज हमसे ज़्यादा है तो उसका सिलेक्शन हमसे पहले होगा। अगर किसी ने हमसे पहले ये कोर्स किया है, तो हमसे पहले बोले तो मैं जैसे 2016 का पास आउट हूँ, अगर कोई 2015 का पास आउट है तो उसका सिलेक्शन मेरे से पहले होगा। ऐसा नहीं कि मैं प्रधानमंत्री की अप्रोच लगा के ला रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। ईमानदारी से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें 1% भी गड़बड़ नहीं हो सकता अगर हम हर एक चीज़ को बारीकी से देखें तो। जैसे अभी हमने कुछ गलतियां पकड़ी, जैसे 103 पदों पर ये जो आरक्षण वाली बात है, 36 आरक्षण वाली बात है, ये ठीक है, ये मिस्टेक सुधर जाएगी, कोर्ट के माध्यम से सुधर जाएगी, क्योंकि कोर्ट में हमने केस डाला है और बहुत जल्द इसमें रिजल्ट जारी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें रिजल्ट जारी नहीं होगा, और ये हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि ये गलत हो रहा है। एक तरफ आप 36 आरक्षण का लाभ कुछ लोगों को दे रहे हैं, दूसरी तरफ 36 आरक्षण का लाभ नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह से नहीं चलता है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है, और इस तरह से नहीं होगा। चीज़ें उसी तरीके से होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से होगी, संवैधानिक तरीके से चीज़ें होंगी, मनमाने तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। जो गलतियां चिकित्सा चयन बोर्ड से हुई है, चिकित्सा चयन बोर्ड अपनी गलतियों को सुधारेंगे, और जल्द, बहुत जल्द, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द चिकित्सा चयन बोर्ड एक नई लिस्ट जारी करेंगी, जिसमें कि बाकी कैंडिडेट जो गलती से रह गए हैं उनका सिलेक्शन होना था, लेकिन चिकित्सा चयन बोर्ड की कुछ गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो अपनी इस गलती को सुधार कर एक नई लिस्ट जारी करेंगे जिसमें उनका सिलेक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की भी इसी तरीके की जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा, और आगे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको करनी है, देखनी है। मुझे इसमें और भी बहुत कुछ डाउट लग रहा है, तो आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखिए, समझिए। अगर कहीं पर भी आपको कुछ मिस्टेक लगती है तो इस बात को उठाइए। धन्यवाद।